इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जिसमें दो चीज़ें मिसिंग हैं, एक है एजुकेशन और दूसरा है सिस्टम। दुनिया की सबसे घटिया लाइन जो कि मैंने आज तक सुनी है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। इंडिया में पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों से सिर्फ 3 चीज़ें चाहते हैं, मार्क्स, मार्क्स और मार्क्स। और स्कूल भी बच्चों से सिर्फ 3 चीज़ें ही चाहता है, फीस, फीस और फीस। आज से 4 साल पहले जब मैं 12th क्लास में था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब मेरे यूट्यूब चैनल पर कई सारे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि 12 साल पढ़ने के बाद में मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि भारत का एजुकेशन सिस्टम एकदम रद्दी और कबाड़ है और इसमें मेरे और लाखों करोड़ों बच्चों के सालों बर्बाद हो गए, लेकिन फिर भी सबको ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ा। लेकिन फाइनली वो वक्त आ चुका है जिसका इंतज़ार था और आज मैं खुलकर बोलूंगा जो मैं सालों से बोलना चाहता था। और आप देखिए कैसे ये एक वीडियो देश में एक बड़ा चेंज लेकर के आएगा। बस आप सभी का मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। आज लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, एंड में बताऊँगा कि करना क्या है। कुछ टाइम पहले मैंने एक बहुत ही कमाल की चीज़ देखी थी, मैं आप सभी के साथ में शेयर करता हूँ। ये है 100 साल पुराना मोबाइल फ़ोन और ये है आज का मोबाइल फ़ोन। ये है 100 साल पुरानी गाड़ी और ये है आज के ज़माने की गाड़ी। और ये है 100 साल पुराना क्लासरूम और ये है आज का क्लासरूम। देश तो पिछले 15 सालों में इतना बदल चुका है जितना कि 100 सालों में नहीं बदला, लेकिन एजुकेशन आज भी हम 200 साल पुराना ही यूज़ कर रहे हैं। और इस बदलती दुनिया में जो एजुकेशन सिस्टम खुद को ही नहीं बदल पाया, वो हमें क्या बदलेगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि हर एक इंसान जीनियस होता है, लेकिन अगर आप एक मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की एबिलिटी के आधार पर जज करते हो तो मछली अपना पूरा जीवन ये सोचकर बिता देगी कि वो एक मूर्ख थी। और हमारा एजुकेशन सिस्टम ना सिर्फ मछली को पेड़ पर चढ़ने को कह रहा है, बल्कि उसे पेड़ से नीचे गिराकर उसे दौड़ने को भी कह रहा है। और सिर्फ मछली ही क्यों, बल्कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हाथी, घोड़ा, शेर, बंदर सबको पेड़ पर चढ़ने को कह रहा है। जो चढ़ गया वो सफल है, जो नहीं चढ़ पाया वो असफल है। और ये बात जानवरों के लिए नहीं थी बल्कि स्टूडेंट्स के लिए थी, क्योंकि यहाँ पर हर किसी को मार्क्स के बेस पर जज किया जाता है। आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप अच्छे हो, अगर आपके मार्क्स बुरे हैं तो आप बुरे हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में कितने भी अच्छे क्यों ना हो। आज की डेट में अगर आपके 90, 95, 99% आए तो आप एकदम ब्रिलियंट हो, और 90 से अगर आपके एक भी नीचे आया तो आप एकदम बकवास हो, किसी काम के नहीं हो। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मार्क्स सिर्फ उसी के अच्छे आते हैं जिसकी याददाश्त अच्छी होती है या फिर जिसको रट्टा मारना बहुत ही अच्छे से आता है। और अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ आपके पास में नहीं है तो आप कहलाओगे एक डफर। और हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे खराब बात मुझे लगती है कि यहाँ पर सबको सेम पढ़ाया जाता है, चाहे वो बच्चा पढ़ना चाहे या ना चाहे, चाहे उसको ज़रूरत हो या ना हो। आप इमेजिन कीजिए अगर एक डॉक्टर सभी मरीजों को सेम दवाई दे दे तो उनका क्या होगा। शायद उनमें से कुछ मरीज मर भी सकते हैं। और हमारे सिस्टम में भी सबको सब कुछ परोसा जा रहा है, चाहे उसकी उन्हें ज़रूरत हो या ना हो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ज़बरदस्ती पढ़ो लेकिन पढ़ो। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था, ये सारी देन है अंग्रेजों की। तो आइए जानते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बर्बादी की शुरुआत कब और कैसे हुई। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में हर 3 में से 1 युवा बेरोजगार बैठा है। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा इंडिया इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। आई हेट एजुकेशन। हमारे सारे बच्चे परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए कोई नहीं पढ़ता। The biggest criminals in the world, school teachers. I really don't like school. विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में साइंस का ऑप्शन ही नहीं है। केस करना है। किस पर? इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। सन 1830 से पहले तक इंडिया में होता था गुरुकुल सिस्टम, लेकिन उसके बाद अंग्रेज आए और 1830 में लॉर्ड मैकॉले ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को रीडिज़ाइन किया और इसे बनाया ट्रेडिशनल, जिसमें मैथ्स और साइंस को मेन प्रायोरिटी दी गई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हमारे पुराने सिस्टम में से फिलोसॉफी, हमारे मोरल वैल्यूज़, एथिक्स और प्रैक्टिकल नॉलेज जो कि हमारी डेली लाइफस्टाइल में काम आता है, ये सारी चीज़ें निकाल दी गई। और सबसे बड़ा चेंज जो कि उन्होंने किया कि पूरा एजुकेशन इंग्लिश में कर दिया गया। और उस वक्त अंग्रेजी भाषा अंग्रेजों से पहले भारत में कभी भी आई नहीं थी, तो उस वक्त ये पढ़ना कितना मुश्किल होता होगा आप खुद सोचिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिर अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्हें चाहिए थे वर्कर, उन्हें चाहिए थे रोबोट जो कि उनके इशारों पर नाच सके, यस सर करके उन्हें सैल्यूट करे और उनकी बातें माने, उनसे कोई भी क्वेश्चन
ना करें। जैसे एक वर्कर को पूरे दिन फैक्ट्री में काम करना होता है, उसी तरीके से एक बच्चे को 8 घंटे एक ही कमरे में रह करके पढ़ना होता है। जिस तरीके से फैक्ट्रीज में घंटी लगने पर ब्रेक होता है, उसी तरीके से स्कूल में भी घंटी लगने पर ब्रेक होता है। और जिस तरह से फैक्ट्रीज में अच्छे प्रोडक्ट को उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ग्रेड किया जाता है, उसी तरीके से स्कूल में भी ग्रेडिंग सिस्टम लगाया गया। एक लाइन में चलना है, टाइम पर खाना है, टाइम पर आना है, टाइम पर जाना है और अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, आपको बस उसका पालन करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ये था उनका बनाया हुआ सिस्टम और वो चाहते थे कि कोई भी उनसे एक भी क्वेश्चन ना करे। लेकिन अगर आप इंडियन फिलोसॉफी, वेद, गीता इनको उठा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से क्वेश्चन कर करके दुनिया का सबसे महान ग्रंथ भगवत गीता लिखवा दिया था। क्वेश्चन करके ही एक इंसान ब्रिलियंट बनता है, लेकिन आज की डेट में तो बच्चे क्वेश्चन करने से ही डरते हैं। और आज से ही नहीं बल्कि 200 साल से ही बच्चे क्वेश्चन करने से डरते हैं। लेकिन याद रखिए, जो बच्चा क्वेश्चन पूछता है वो थोड़ी देर के लिए बेवकूफ़ बन सकता है, लेकिन जो बच्चा क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा वो जिंदगी भर के लिए बेवकूफ़ बना रहता है। लगभग 200 साल होने वाले हैं इस पुराने एजुकेशन सिस्टम को। आज़ादी के बाद इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, लेकिन किसी ने भी अंग्रेजों के बनाए हुए सिस्टम को बदलने की कोशिश नहीं की। तो क्या हम ये मान लें कि हम आज भी अंग्रेजों के गुलामी है? क्योंकि एजुकेशन हम उनकी पढ़ रहे हैं, खेल हम उनके खेल रहे हैं, भाषा हम उनकी बोलना चाहते हैं, तो हम तो अब भी उनके गुलामी हुए ना। और अगर हम 5000 साल पहले चले महाभारत के टाइम पर, तो वहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने सभी पांडवों को उनकी काबिलियत के अनुसार शिक्षा दी थी। जैसे अर्जुन को तीर कमान की, भीम को गदा की, नकुल को तलवार की और युधिष्ठिर को भाला की। अगर वो अर्जुन से कहते कि तू धनुष भी चला और उसके साथ साथ में तुझे गदा में भी मास्टरी हासिल करनी है, अगर तू गदा में मास्टरी हासिल नहीं कर पाया तो तू एक बेवकूफ़ कहलाएगा, तो क्या अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में से एक बन पाता कभी? और अगर वो भीम से कहते कि तू गदा नहीं तू धनुष चला, तो क्या उनकी काबिलियत का सही उपयोग हो पाता? लेकिन हमें कहा जाता है कि आपको हर सब्जेक्ट में बेस्ट होना ही पड़ेगा, और अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी आप फेल हो गए तो आप फेल ही रहोगे, भले ही आपके सारे सब्जेक्ट में 100 में से 100 क्यों ना आए हो। और शर्म आती है ये कहते हुए कि हमारे यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है उसमें से 90% हमारे किसी भी काम नहीं आता है। अब आइए हम ये जानते हैं कि हमारे एजुकेशन का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है। 90% से ज़्यादा चीज़ें जो कि हमारे सिलेबस में होती है उसका हमारे डेली लाइफ में कोई भी यूज़ नहीं होता। a+b का होल स्क्वायर कितनी बार रटा, कितना याद किया, लेकिन क्या काम आया ज़िंदगी में? खैर माना कि वो कुछ लोगों के काम आता है, लेकिन कितने लोगों के काम आता है? 100 में से 1-2 लोगों के काम आ रहा होगा। तो बाकी के जो 98 लोग हैं उनको क्यों पढ़ाया? और आप में से कई लोग कहेंगे कि स्कूल हमें डिसिप्लिन सिखाता है, मेहनत करना सिखाता है, लेकिन बच्चे का सारा डिसिप्लिन उतर जाता है जब गर्मी की छुट्टियां लगती है। वो तरस जाता है एग्जाम के टाइम में कि कब छुट्टियां लगे और कब हम इस जेल से फ्री हों। और सच्चाई तो यह है कि स्कूल से निकलने के बाद में हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन में उनका कोई भी यूज़ नहीं है, और जिन चीज़ों का यूज़ होता है उसके बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। फिजिक्स की ना जाने कितनी थ्योरी, केमिस्ट्री की ढेरों रिएक्शन, मैथ्स के वो फॉर्मूलाज, इक्वेशन, हिंदी की वो परिभाषाएं, जीवन परिचय, संस्कृत के वो श्लोक, किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। सभी लोग सभी चीज़ें भूल चुके हैं। सिर्फ उन्हीं को याद है जो कि उस चीज़ को अभी भी पढ़ रहे हैं। और कितने लोग हैं जो कि उस चीज़ को पढ़ रहे हैं? सिर्फ 5% लोग होंगे। तो बाकी के जो 95% लोग हैं उनको क्यों पढ़ाया? सिस्टम कुछ ऐसा होना चाहिए कि सभी को ऑप्शन देने चाहिए कि तुम्हें ये चीज़ पढ़नी है या फिर ये चीज़ पढ़नी है, ना कि 10th तक सभी को सब कुछ पढ़ाया जाए। चलिए 10th के बाद में इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लोग डिवाइड हो जाते हैं, जहाँ पर मैथ्स, बायोलॉजी, आर्ट्स, कॉमर्स में लोग डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी उन्हें 5-5 सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ते हैं। और अगर आप केमिस्ट्री में भी अच्छे हो, मैथ्स में भी अच्छे हो, हिंदी में भी अच्छे हो, और अगर आप इंग्लिश में वीक हो और उसमें फेल हो गए तो आप फेल ही कहलाओगे, भले ही आपके बाकी सभी सब्जेक्ट में 100 में से 100 ही क्यों ना आए हो। और ये सेम चीज़ बार बार फेस की है हमारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन रामानुजन ने। वो हर बार मैथ्स में 100 में से 100 लाते थे, लेकिन फिर भी फेल हो जाते थे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में वो फेल हो जाते थे। तो यहाँ पर अब आप ही बताइए कि क्या वो सफल हुए या असफल हुए। और अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि हमारी क्रिएटिविटी के बारे में फॉरेन के जो टॉप लीडर्स है वो क्या सोचते हैं। 2018 में एप्पल कंपनी के को फाउंडर अपने एक इंटरव्यू में इंडिया पर कमेंट करते हुए बोलते हैं कि इंडियंस के लिए सक्सेस के मायने बिल्कुल अलग है। इंडियंस के अकॉर्डिंग हार्डवर्क करो, MBA की डिग्री लो और ज़्यादा से ज़्यादा मर्सिडीज ले लो, बस यहीं पर इनकी सोच खत्म हो जाती है। तो इसमें क्रिएटिविटी कहाँ पर है? और उनकी इस बात पर काफ़ी विवाद हुआ और उन्हें बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अभी रिसेंटली ChatGPT की पेरेंट कंपनी OpenAI के CEO सैम अल्टमैन इंडिया के कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि इंडियंस ChatGPT जैसा चैटबॉट बनाने का ट्राई जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये करना उनके लिए बिल्कुल होपलेस रहेगा। यानी कि उनके अकॉर्डिंग हम इंडियंस ChatGPT जैसा चैटबॉट
नहीं बना सकते। और इस बात के उन्हें भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया और इस पर भी काफ़ी विवाद हुआ और कई सारे इंडियंस ने ChatGPT बनाने का ट्राई भी किया, लेकिन उसके लिए वो चैटबॉट तो ChatGPT का ही यूज़ कर रहे थे। तो ऐसा क्यों है कि हम इंडिया से इतने क्रिएटिव नहीं होते, हम इतने इनोवेशन नहीं कर पाते? क्यों वर्ल्ड की जो टॉप लीडिंग कंपनी है वो हमारे देश में नहीं है? आज एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, ये सारी कंपनी फॉरेन की क्यों है, इंडिया की क्यों नहीं है? क्यों हम इंडियंस ऐसी कंपनी नहीं बना पा रहे? मैं आप सभी को बताता हूँ कि हम क्यों नहीं बना पा रहे। बनाएंगे भी कैसे जब आधा इंडिया कमरे में बंद रहकर जेईई और यूपीएससी की तैयारी कर रहा है? तो कहां से बनाएगा एप्पल, अमेजोन और गूगल जैसी कंपनी? लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम इंडियंस स्टार्टिंग से ही क्रिएटिव नहीं थे। अगर आप हिस्ट्री को उठा करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया हमेशा से ही इनोवेशन करने वाली कंट्री रही है। हमारे पास आर्यभट्ट थे जिनको फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी माना जाता है, जिन्होंने दुनिया को फर्स्ट टाइम ये बताया कि धरती चपटी नहीं बल्कि धरती गोल है और वो अपने अक्ष पर घूमती है। हमारे पास वेद और चरक संहिता जैसे ग्रंथ है जिसने दुनिया को आयुर्वेदा का ज्ञान दिया। इंडिया से सीवी रमन जैसे ग्रेट साइंटिस्ट निकले जिनको रोमन इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। हमारे पास वर्ल्ड की सबसे एडवांस सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। श्रीनिवास रामानुजन, जगदीश चंद्र बोस, विक्रम साराभाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और इनके ही जैसे और भी कई सारे इनोवेटर्स रहे हैं इंडिया से, और हम इंडियंस ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। लेकिन अगर हम आज की कंडीशन देखें तो हालत बहुत ही गिरी हुई है। कहने को तो दुनिया की सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी इंडिया में है, जो कि है टोटल 1114, और यहाँ से लगभग हर साल 95 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं। लेकिन अगर हम आंकड़ों को देखें तो इनमें से सिर्फ 45% ही जॉब के लायक है, बाकी के पास सिर्फ डिग्री है जिसमें आराम से बैठ करके वो पोए और समोसे खा सकते हैं। वो उनके किसी भी काम की नहीं है क्योंकि उनके पास ना तो नॉलेज है ना ही कोई भी स्किल है। और जब बात इंजीनियरिंग की आती है तो ये आंकड़ा बढ़ करके हो जाता है 80%, यानी कि 80% इंजीनियर की डिग्री किसी भी काम की नहीं है, वो जॉब के लायक ही नहीं है। उनके पास सिर्फ दिखाने के लिए डिग्री है। और मुझे शर्म आती है ये बताते हुए कि जहाँ पर भारत एक टाइम पर इनोवेशन की कंट्री रहा करती थी, ग्लोबल इंडेक्स में इंडिया आज 48 नंबर पर रैंक करता है एंड 64th रैंक पर आता है अगर हम बात करें क्रिएटिव आउटपुट्स की तो। और अगर हम बात करें रिसर्च की तो पर मिलियन पर्सन में से सिर्फ 252 लोग ही रिसर्च के लिए जाते हैं, और ये नंबर बाकी कंट्रीज के मुकाबले बहुत ही कम है। अगर आप देखेंगे कि साउथ कोरिया, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, यूएस, यहाँ से कितने लोग जाते हैं पर मिलियन पर्सन में से, तो ये इतना बड़ा नंबर है। लेकिन भारत से सिर्फ 252 लोग, और देश की पॉपुलेशन में हम नंबर 1, और यहाँ पर इतना पीछे क्यों हैं हम? क्योंकि हमारी क्रिएटिविटी को मारने में सबसे बड़ा हाथ है ग्रेडिंग सिस्टम का। मैंने अपनी एक वीडियो में आप सभी को बताया था कि कैसे इंटरनल मोटिवेशन इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल मोटिवेशन। वहां पर मैंने 2 एग्जांपल लिए थे जहां पर एक बलून में हीलियम गैस थी और एक बलून में मुंह से हवा भरी हुई थी, और मैंने बताया था कि उस बलून को मैं कितना ही उछाल लूं, बाहर से कितना ही मोटिवेट कर लूं, लेकिन वो नहीं उड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ही अलग चीज छिपी हुई है। और हीलियम गैस वाले बलून को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उड़ाने की, क्योंकि वो अपने आप उड़ेगा उसके अंदर की गैस की वजह से। उसी तरह से कोई भी इंसान आगे बढ़ता है, कोई भी इंसान सीखता है अगर उसके अंदर सीखने की चाह है तो। लेकिन अगर उसके अंदर सीखने की चाह नहीं है और आप बाहर से उसे फोर्स कर रहे हो सीखने के लिए, तो वो नहीं सीख पाएगा। और एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि सीखने की चाह हम ह्यूमंस के अंदर पहले से ही है, तभी तो हम बाकी जानवरों से इतना इवॉल्व कर पाए हैं। लेकिन ये सीखने की जो चाह है, इसको ये ग्रेडिंग सिस्टम मार रहा है। चलिए मैं आप सभी के सामने एक चॉइस रखता हूँ कि मान लो एग्जाम आने वाली है, 1 महीना बचा एग्जाम का, आप स्कूल में हो और आपके सामने पूरा सिलेबस है, इतने सारे सब्जेक्ट है, और आपको कहा जाए कि आप सीखने के लिए पढ़ोगे या फिर एग्जाम के लिए पढ़ोगे। सभी लोग एग्जाम के लिए ही पढ़ेंगे, दिखावा करने के लिए बोल सकते नहीं हम सीखने के लिए पढ़ेंगे। कोई नहीं पढ़ेगा, हर कोई एग्जाम के लिए ही पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उस पर प्रेशर ही इतना होता है कि तुमको अच्छे नंबर लाने ही होंगे। भले भाड़ में गई लर्निंग, तुमको नंबर के लिए पढ़ना है, पढ़ो, लेकिन अच्छे नंबर लाने ही पड़ेंगे। टीचर्स का, पेरेंट्स का इतना प्रेशर हमारे माइंड पे पड़ जाता है कि सीखना तो हम भूल ही जाते हैं। हमारे माइंड में सिर्फ एक गोल होता है कि मुझे ये नंबर अचीव करना है और इसी के लिए पढ़ना है। और इसीलिए क्लास में पूछा जाने वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कि क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं क्लास में। बच्चे ऐसा क्वेश्चन बार बार क्यों पूछते हैं? क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ही उनके ऊपर इतना रहता है। और दोस्तों 4 साल से मेरे साथ एक चीज़ हो रही है, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है, लेकिन आज मैं आप सभी के साथ में सब कुछ शेयर करूंगा जो कि मेरे दिल में है, कुछ भी छुपाऊंगा नहीं। देखिए 10th क्लास तक मैं पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाई करता था और बहुत मेहनत करने के बाद में, बहुत रट्टा मारने के बाद में मेरे परसेंटेज आए थे 95.6%। और मेरी जो मार्कशीट है उसका जो स्कोर बोर्ड वाला जो सेक्शन है वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करता हूँ। आप ये देखिए, इतने अच्छे नंबर्स मुझे यहाँ पर मिले थे। लेकिन जैसे ही मैं 11th क्लास में पहुंचा, थोड़ी अंदर मैच्योरिटी आई और मुझे ये रियलाइज हो चुका था कि लाइफ का एक गोल बनाओ और उसी के अकॉर्डिंग चीजें पढ़ो, उसी में समझदारी है।
क्योंकि बाकी सारी चीजें किसी काम नहीं आएगी, सारी चीजें धरी की धरी रह जाएगी। और 11th क्लास के एंड होने से थोड़ा पहले मैंने स्टार्ट किया अपना यूट्यूब चैनल, और उसके बाद में मेरा बहुत सारा फोकस वहां पर जाने लगा। और उसके बाद में फाइनली आई 12th क्लास। अब यहाँ पर मैं पहले वाला बच्चा नहीं था जो 10th क्लास में बहुत पढ़ता था, बहुत रट्टा मारता था, बहुत नंबर्स लाता था। 12th क्लास तक मैं बहुत ही बदल चुका था और ये समझ चुका था कि ये जो नंबर से किसी भी काम नहीं आने वाले, तो भेड़ चाल मत चलो। परिवार वाले, टीचर्स लोग ये प्रेशर डाल रहे हैं अच्छे नंबर्स का, किसी काम नहीं आएंगे अच्छे नंबर्स। वो डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, आपका करियर किस चीज में आप बनाना चाहते हो। और मैं अपना करियर बनाना चाहता था यूट्यूब इंडस्ट्री में, और मैंने बनाया भी। एंड ऑब्वियसली मैंने यूट्यूब पर भी 12th क्लास में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और बहुत फोकस करके उसे बहुत ज़्यादा ग्रो भी मैंने किया 12th क्लास के साथ में। लेकिन ऑब्वियसली जो फोकस है वहाँ पर गया तो पढ़ाई से थोड़ा सा फोकस हट गया, और जब एग्ज़ाम आई तो उसका काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हमारे माइंड पर पड़ने लगा। और हमारे पास सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ पास होना है, कुछ नहीं, क्योंकि हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो तुम्हारे तो कम बनने ही नहीं चाहिए। और वो प्रेशर वहाँ पर क्रिएट हुआ, और चलो उस प्रेशर को भी हम झेल गए। एग्ज़ाम चल रहे हैं और एग्ज़ाम चलते चलते ही बीच में ही कोविड आ गया, और कोविड की वजह से लग गया लॉकडाउन। 2 महीने का लॉकडाउन लगा, और वो जो लॉकडाउन का फेज़ था उसमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं था कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, कब होंगे, और जो हमने पढ़ा है वो हम पढ़ें या ना पढ़ें आगे के लिए। और कई सारी चीज़ें हम भूल रहे हैं जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की, वो सारी चीज़ें हम कई सारी भूल रहे हैं, तो उसका भी एक अलग प्रेशर बढ़ रहा है। और उस वक्त मैं अपनी लाइफ के सबसे वर्स्ट फेज से गुजर रहा था ड्यू टू सम रीज़न। उस वक्त मैं इतनी सारी मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा था कि आपको बता नहीं सकता। और हमारे 12th के 2 पेपर बचे हुए थे, केमिस्ट्री और मैथ्स, और दोनों ही टफ। और फिर फाइनली लॉकडाउन खत्म हुआ, एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हुई, एग्ज़ाम हुई, और उसमें बहुत प्रेशर माइंड पर रहा, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहा। और उस प्रेशर की वजह से 4 साल बीत गए उस बात को, आज भी मुझे एग्ज़ाम के डर के सपने आते हैं। और मुझे लगा था कि ये बचकानी चीज़ सिर्फ मेरे साथ ही होती है, मैं ही बहुत ही बड़ा वाला इंसान हूँ, मेरे साथ ही होती है चीज़। लेकिन जब मैं यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था, अभी एंड न्यू एक क्रिएटर बहुत बड़े, उनकी वीडियो में देख रहा था, तो उन्होंने भी सेम चीज़ कही, और मैं सुनकर हैरान रह गया कि ये चीज़ इनके साथ भी होती है। तो शायद फिर तो ये चीज़ भारत के और दुनिया के हज़ारों लाखों बच्चों के साथ होती होगी। एक सच्चा किस्सा सुनाता हूँ। मेरी 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम खत्म हुए 13 साल हो गए, लेकिन आज भी मुझे ये सपना आता है कि मेरा पेपर खत्म नहीं हो रहा। सोचिए, अगर आज इतने सालों बाद ये एग्जाम का प्रेशर मेरे रातों की नींद खराब करता है, तो जब मैं एक्चुअल में 10th स्टैंडर्ड में था तब ये प्रेशर कितना ज्यादा हुआ होता होगा। मतलब आप सोचिए, मुझे 4 साल हो गए, उन्हें ना जाने कितने साल हो गए, उसके बावजूद भी एग्जाम के सपने आ रहे हैं, तो किस लेवल का प्रेशर हमने हमारे माइंड पर लिया होगा, और कितने लोग लेते होंगे। पेरेंट्स को, टीचर्स को अंदाजा तक नहीं होता है कि टीन एज में, 20s में हम इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ रहे होते हैं अंदर कई बार, कि ये ऊपर से एग्जाम का प्रेशर, हमारी लाइफ में जो चल रहा है उसका प्रेशर, और इस सभी प्रेशर मिला करके हम झेल नहीं पाते हैं कई बार। और कई सारे स्टूडेंट इस वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं, इसलिए होता है सुसाइड। और अब मैं आप सभी को इसकी जड़ बताता हूँ कि स्टूडेंट्स पर इतना प्रेशर क्यों होता है। और मुझे पता है कि मुझसे भी 10 गुना ज्यादा टेंशन कई सारे स्टूडेंट्स को होती है। इंडियन पेरेंट्स अपने दोस्तों से या फिर रिश्तेदारों से सुनते हैं कि उनके बेटे ने कोई सी कोचिंग ज्वाइन की थी, उसके बाद में उसका इतने लाख का पैकेज लगा है, और उसके बाद में वो ऐसी लाइफ यहाँ पर जी रहा है, वहां पर घूमने जा रहा है। तो इंडियन पेरेंट्स उनको देख करके इंस्पायर्ड हो जाते हैं, और वो अपने बच्चे को भी सेम कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेज देते हैं। और ये चीज़ उनके लिए मैटर नहीं करती कि उनके पास में इतना पैसा है या नहीं है, वो लोन लेकर के, उधार लेकर के, कहीं से भी जुगाड़ करके पैसे करेंगे, लेकिन करेंगे। और अपने बच्चे से एक बार भी नहीं पूछेंगे कि क्या तू सच में करना चाहता है। बच्चे को ये आज़ादी ही नहीं दी जाती कि वो खुलकर अपने विचार रख सके। और आप सोचिए, अगर कोई माँ बाप उधार लेकर के, लोन लेकर किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, तो उस बच्चे पर कितना प्रेशर रहता होगा। वो सोचता होगा बार बार कि मेरे पेरेंट्स लोन लेकर मुझे पढ़ा रहे हैं, तो अब तो मुझे किसी भी हाल में यहाँ पर सक्सेसफुल होना ही होगा। अगर मैं नहीं हुआ तो क्या मुंह दिखाऊंगा घर पर। और ये बन जाता है जबरदस्ती का प्रेशर। आज हमारे स्कूल्स में टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, हैप्पीनेस, इनके बारे में कुछ भी बात नहीं होती। वो तो आपको सिर्फ ये बताएंगे कि गिने चुने 3 से 4 करियर ऑप्शन है, उन्हीं के लिए अभी से तैयारी करो, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS, बस यहीं पर जिंदगी खत्म हो जाती है, इससे आगे और कुछ भी नहीं है। हर कोई IAS, IPS नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। इस दुनिया में बहुत करियर ऑप्शन है, और उनमें बहुत ज्यादा पैसा भी है। हर फील्ड में मास्टरी को हासिल करके बहुत पैसा कमाया जा सकता है। आप यकीन नहीं करेंगे, साड़ी पहना कर 2 लाख रुपए तक लोग कमा रहे हैं। अभी अंबानी जी की फैमिली में शादी थी, और वहां पर नीता अंबानी ने जो साड़ी पहन रखी थी, वो साड़ी पहनाने के 2 लाख रुपए चार्ज किए थे डोली ने। अब यहाँ पर वो इतने पैसे चार्ज क्यों करती है साड़ी पहनाने के? साड़ी पहनाने में कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि उसने साड़ी पहनाने में मास्टरी हासिल कर रखी है, वो बहुत सारे तरीकों से साड़ी पहनाने में माहिर है। एक स्टूडेंट स्कूल को 12 साल देता है
लेकिन उस 12 साल में वो इस लायक भी नहीं बन पाता, उसके अंदर एक भी ऐसी स्किल डेवलप नहीं हो पाती जिसके दम पर वो पैसा कमा सके। और वहीं पर दूसरी ओर अगर आप किसी एक स्किल में 12 साल दे तो आप उस स्किल के माहिर बन जाओगे और उसमें डेली के लाखों आप कमा सकते हो। ये भी पॉसिबल है क्योंकि आपने 1, 2, 3 साल नहीं दिए, आपने 12 साल दिए भाई साहब। 12 साल बहुत टाइम होता है। 12 साल प्रैक्टिस करके लोग ओलंपिक में मेडल जीत जाते हैं। एक्चुअल में एजुकेशन की फाउंडेशन होती है स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज, लेकिन हमारे एजुकेशन की फाउंडेशन क्या बनकर रह गई है? सिलेबस कंप्लीट कराना। और यहाँ पर कई सारे लोग ये सोचेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज हमारे इंडिया से निकले हुए हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, स्टारबक्स, इन सभी के सीईओ हमारे इंडिया से है। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम सीईओज ही क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम फाउंडर्स क्यों प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड की टॉप लीडिंग कंपनीज बनाएं? और उसके लिए चाहिए होगा सही माइंडसेट, क्रिएटिव माइंडसेट, एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट चाहिए होगा, जो कि यूएस का एजुकेशन सिस्टम उन्हें सिखाता है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें यही सिखाता है कि जॉब करो, भले ही बड़ी कंपनी में करो, लेकिन जॉब करो। मतलब कुछ तो ऐसा करना चाहिए ना कि बच्चे स्कूल जाना चाहे, उन्हें पढ़ाई में मजा आए, वो सिर्फ एग्जाम के लिए ना पढ़े, वो सिर्फ नंबर्स के लिए ना पढ़े, वो एग्जाम से डरे ना, बल्कि उन्हें रस आए पढ़ने में। वो जानबूझकर पढ़ना चाहे कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कितना इंटरेस्टिंग तरीका है, कितनी नई नई चीज़ें होती है स्कूल में। ऐसा क्यों नहीं करते इंडिया में? और अब यहाँ पर आता है इस वीडियो का फाइनल मोमेंट। मैं इस वीडियो में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने और स्कूल की बुराई करने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं आप सभी को बताने आया हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल्स में क्या चेंजेस हो सकते हैं और ये चेंजेस पहले दिन से ही बिना कानून को छेड़े अप्लाई किए जा सकते हैं। और यहाँ पर ये जान लीजिए कि अगर आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को दिखाएं या फिर उन्हें शेयर करें। और अगर आप टीचर्स देख रहे हैं तो अपने प्रिंसिपल को ये वीडियो दिखाएं या फिर शेयर करें। और अगर प्रिंसिपल ही देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप मेरी मत सुनना, मैं जो बताने वाला हूँ आपको भी, आप खुद सोचना उन चेंजेस के बारे में, क्या आप उन्हें अप्लाई कर सकते हैं और उनके क्या क्या फायदे हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि क्या चेंजेस हो सकते हैं। पहली चीज की तारे जमीन पर और 3 इडियट जैसी मूवी हर स्कूल में दिखाई जानी कंपलसरी कर देनी चाहिए। और ना सिर्फ स्टूडेंट को, बल्कि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर सब साथ मिलकर के इन मूवीज को देखें। और महीने में कम से कम एक बार इस तरह की मूवी दिखाई जानी चाहिए जो कि इंस्पायरिंग हो, मोटिवेशनल हो या फिर जिसका एक अच्छा मैसेज हो। और साल में कम से कम एक बार के लिए स्टूडेंट्स को कहीं अच्छी जगह घुमाने के लिए ले जाए या फिर कहीं ट्रिप पर ले जाए, जिससे कि उनका माइंड भी फ्रेश रहे और अच्छी मेमोरीज भी क्रिएट हो। वरना एक स्टूडेंट को स्कूल में 12 से 14 साल हो जाते हैं, लेकिन स्कूल वाले एक बार के लिए भी उसे कहीं घुमाने नहीं ले जाते। और हर स्कूल में गेम्स के पीरियड्स कंपलसरी कर देने चाहिए, जिस तरह से हर सब्जेक्ट के पीरियड्स कंपलसरी होते हैं। और हर तरह के गेम्स हर स्कूल में अवेलेबल होने चाहिए। और बच्चों को बचपन से ही बताएं कि ओलंपिक जैसी चीज भी इस दुनिया में होती है। वरना हमारे यहाँ पर बच्चा 7वीं 8वीं में आ जाता है, उसे तब भी पता नहीं होता कि ओलंपिक जैसी चीज भी इस दुनिया में होती है। और वहीं पर चाइना में 3 से 4 साल के बच्चे की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है ओलंपिक के लिए। और आप देख सकते हैं कि चाइना ओलंपिक में कहाँ पर स्टैंड करता है और हमारा इंडिया कहां पर स्टैंड करता है। जिसका फायदा उठाया और हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार के लिए इस तरह के एजुकेशनल, इंस्पायरिंग या फिर किसी मैसेज वाले वीडियोस स्टूडेंट्स को दिखाने चाहिए। और इस दुनिया में जो भी नई चीज़ आ रही है जैसे कि AI वगैरह, इन सब के बारे में स्टूडेंट को बताया जाए। और मैं तो कहता हूँ कि स्कूल में कम से कम एक टीचर इन्हीं चीज़ों के लिए होना चाहिए। और अगर आप नहीं रख सकते तो हमारे जैसे यूट्यूबर्स को या फिर इनके जैसे यूट्यूबर्स को इन्वाइट कीजिए स्कूल में। और ना सिर्फ यूट्यूबर्स बल्कि हर फील्ड के एक्सपर्ट को वहाँ पर बुलाइए और उनसे कहिए कि अपनी फील्ड के बारे में हमारे बच्चों को बताइए। और बच्चों को उन फील्ड के बारे में भी बताइए जिनका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई वास्ता ना हो। और फिर आप देखना कि बच्चों का कितना इंटरेस्ट आता है ये सब चीज़ सीखने में और पढ़ने में। बच्चों से कहिए कि डरिए मत, बल्कि खुलकर अपने सपनों के बारे में बात करिए। और उनसे कहिए कि तू जो भी करना चाहता है ना लाइफ में वो तू कर, उसमें हमारा पूरा सपोर्ट है। लेकिन याद रखना उस काम को ऐसा करना कि तू विश्व में नंबर 1 बने। और हफ्ते में नहीं तो महीने में कम से कम एक बार के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, इन टॉपिक्स पर बात करिए। बच्चों को इतना कंफर्टेबल बना दो कि वो खुलकर अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ में शेयर कर सकें। और उन पर बार बार गुस्सा ना करें, क्योंकि गुस्से के बदले में गालियाँ दी जाती है और प्यार के बदले प्यार। ये वो सारे चेंजेस है जो कि प्राइवेट स्कूल में पहले दिन से ही लागू किए जा सकते हैं। और इसमें हमें गवर्नमेंट की कोई हेल्प भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम इस मुहिम को इतनी ज़्यादा फैला दें तो शायद गवर्नमेंट भी एक्शन में आ जाए और कुछ चेंज लेकर आए। इस वीडियो को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर इतना फैला दो कि ये वीडियो हर स्टूडेंट, हर टीचर, हर पेरेंट्स तक पहुंच जाए। और ट्विटर पर हमारी कंट्री के एजुकेशनल मिनिस्टर को टैग करके ये वीडियो शेयर कीजिए। और अपने स्कूल में जाकर के हर टीचर को, हर प्रिंसिपल को ये वीडियो जाकर के दिखाएं। और अगर आपके स्कूल में जरा भी चेंज आता है इस वीडियो से तो हमें वीडियो बना करके इस ईमेल आईडी पर सेंड करें। हम आपकी वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर शेयर करेंगे। उस वीडियो में बताइए कि आपके स्कूल में क्या क्या चेंज
किए गए, जिसकी वजह से एक बड़ा चेंज आने वाला है। और अगर इस वीडियो को देखकर एक भी स्कूल में चेंज आता है तो एक को देखकर 10 करेंगे, 10 को देखकर 100 करेंगे और 100 को देखकर 1000 करेंगे और ये चेन बनती ही चली जाएगी। आज मैं आप सभी से अपने लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं मांगूंगा तो सिर्फ एक चीज़ कि जितने भी लोग आपके कॉन्टेक्ट में हैं उन सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हमारे देश की आबादी का 20% है वो हमारे फ्यूचर का 100% है। और अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो सिस्टम में थोड़े बहुत चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। उम्मीद करूंगा कि ये एक वीडियो सिस्टम में कुछ चेंज लेकर जरूर आएगा। मैं आप सभी के लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।